बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो यूनिट्स होते हैं, जो वर्किंग यूनिट हैं, जो फंक्शनल यूनिट हैं, वो क्या हैं। तो वो है नेफ्रॉन। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे हम। तो उसमें यह है कि नेफ्रॉन क्या चीज़ है, पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कि किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम नेफ्रॉन कहेंगे। तो नेफ्रॉन के ही मिलने से पूरा किडनी का स्ट्रक्चर डेवलप होता है और नेफ्रॉन ही किडनी के फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इस वजह से इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा गया है। तो नेफ्रॉन ओवरऑल उसके टू पोर्शंस हैं, टू पार्ट्स हैं उसके। एक है रेनल कैप्सूल और दूसरे हैं रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल कैप्सूल जो है उसके अंदर आया था ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, इसको रेनल कैप्सूल भी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें जी, ये बोमेन कैप्सूल बना हुआ है बाहर, बोमेन कैप्सूल जिसको रेनल कैप्सूल भी कह सकते हैं। और उसके अंदर ग्लोमेरुलस है जो कैपिलरीज का एक नेटवर्क है कि एक आर्टरी जो एफरेंट आर्टरी है वो अंदर एंटर हो रही है, रेनल आर्टरी से एफरेंट आर्टरी अंदर को एंटर हो रही है और अंदर बहुत सारी कैपिलरीज का एक नेटवर्क बन रहा है जहाँ पर फिल्ट्रेशन होगी। तो ये पोर्शन जो है ग्लोमेरुलस है और उसके इर्द गिर्द जो कप शेप ये ट्यूब सा बना हुआ है, कप शेप कैप्सूल बना हुआ है, इसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये ट्यूबुलर है, यानी इसके अंदर स्पेस मौजूद है। जब फिल्ट्रेशन होगी तो यहाँ से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इस कैप्सूल के इस अंदर वाली जो ल्यूमन है, जो अंदर कैविटी है, इसके अंदर जाके फिल हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा और उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। तो उसके बाद ये होगा कि ब्लड फिल्टर हो जाने के बाद यहाँ पर एफरेंट आर्टरी में आ जाएगा। जब गया था तो एफरेंट आर्टरी थी, जब बाहर निकला तो इफरेंट आर्टरी है जी। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेनल ट्यूब्यूल को। ये ट्यूब्यूल हमारे पास 4 पोर्शन में मौजूद है। नंबर 1 ये वाला जो बल खाता हुआ मौजूद है, इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फर्स्ट रेनल ट्यूब्यूल है। उसके बाद ऊपर से नीचे को आ रहा है एक, इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। नीचे आकर थोड़ा सा ये तंग हो गया है ये रास्ता, तो ये इसके अंदर फिल्ट्रेट एक्चुअली फ्लो करता हुआ नीचे को आता है। तो ये जो यू शेप बना हुआ है इसको लूप ऑफ हैनले कहेंगे, इसका नेम है जो लूप ऑफ हैनले। फिर ये ट्यूब नीचे से ऊपर को जा रहा है, इसको हम कहेंगे असेंडिंग ट्यूब्यूल, असेंड कर रहा है यानी ऊपर को लेके जा रहा है फिल्ट्रेट को। और फिर उसके बाद फिर ये बल खाता हुआ, बेंड करता हुआ ये एक पोर्शन और आ गया है जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नेम देंगे। ये फिल्ट्रेट जो है फ्लो करता हुआ ये इन 4 ट्यूब्यूल्स में से होता हुआ लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद वहाँ से आगे ये यूरेटर के अंदर चला जाता है और यूरेटर से आगे जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो हम इनके तमाम पोर्शंस को डिटेल से डिस्कस करना चाहेंगे। फर्स्ट पोर्शन मैंने बताया ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है जी, ये फिल्टर करता है स्मॉल सल्यूट को ब्लड से स्मॉल सल्यूट मॉलिक्यूल जो हैं या जो आयंस हैं और इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ से फिल्टर होके बाहर चले जाते हैं। और ग्लोमेरुलस एक्चुअली इट्स अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। हमने देखा कि ब्लड जो है वो जा रहा है, उसके अंदर फिल्टर होने के लिए वहाँ पर हाई प्रेशर को एडजस्ट किया जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से जो आर्टरी जा रही है वहाँ पर वो फाइन ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है और वहाँ से फिल्टर होने के बाद मटेरियल जो है वो बाहर चला जाता है जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। इसमें
वाटर भी होगा, इसके अंदर यूरिया भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा, बाइल भी कुछ हद तक मौजूद होगी, बिलीरुबिन जिसे हम कहेंगे, और इसके अलावा जो फिल्ट्रेट यहाँ पे होगा उसके अंदर अमाइनो एसिड और ग्लूकोज के यूनिट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ उसके अंदर एक्सेस में अगर सॉल्ट हमारे बॉडी का, वो भी ब्लड से फिल्टर होकर वहाँ पर फिल्ट्रेट का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी बल खाता हुआ ये जो पोर्शन है जिसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हम इसको कहेंगे। इसका क्या फंक्शन है जी? रीअब्जॉर्ब आयंस, आयंस को जज़ब करवा लेना, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पर रीअब्जॉर्ब करा लेना। यानी इस पोर्शन में से जब फिल्ट्रेट पास हो रहा होगा तो उस फिल्ट्रेट में से न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या फैटी एसिड्स या दूसरे कोई न्यूट्रिएंट्स होंगे या सॉल्ट जो होगा, जो रिक्वायर्ड होगा, वो वहाँ से निकल आएगा और बाहर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो उसे कवर किए हुए है उसके अंदर वो मटेरियल चला जाएगा। वैसे फैटी एसिड ना होने के बराबर होते हैं, ज़्यादातर अमाइनो एसिड और ग्लूकोज वो इस जगह से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वो यहाँ से निकल कर ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी चला जाता है। और इसके अलावा नेफ्रॉन्स के अंदर ये जो दरमियान में स्पेस खाली है, इस जगह पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, इसके इर्द गिर्द यहाँ पर इस स्पेस में इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस खाली है उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होगा। तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब्ड मटेरियल जो है दोबारा ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड का हिस्सा भी बन जाता है और बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हिस्सा भी बन जाता है। नेक्स्ट है जी डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। फिल्ट्रेट वहाँ से फूड की रीअब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स की रीअब्जॉर्प्शन के बाद फिल्ट्रेट डिसेंडिंग ट्यूब्यूल के ज़रिए नीचे को आता है। ये एक यू शेप हमने देखा है, ये बना हुआ है असेंडिंग, ये डिसेंडिंग ट्यूब्यूल है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, और जो नीचे से ऊपर जाएगा उसे हम कहेंगे असेंडिंग ट्यूब्यूल। तो जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वाटर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बाहर आ जाएगा या फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड में चला जाएगा। इस तरीके से वहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकल आता है फिल्ट्रेट से। अब यह है कि उस ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है यूरिया और कुछ वाटर रह जाएगा जो यूरिन बनकर आगे जा रहा होगा, और मज़ीद उसके अंदर सॉल्ट भी मौजूद होगा। तो जैसे ही असेंडिंग ट्यूब्यूल के अंदर वो फिल्ट्रेट जाएगा, वहाँ से फिर सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। हमने लिखा है असेंडिंग ट्यूब्यूल के अंदर कि ये अलाउ करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को और क्लोराइड आयंस को फिल्ट्रेट से निकल कर वो कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। ये नेफ्रॉन की ट्यूब्स के बाहर जितनी भी स्पेस है उस स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, किडनी की टिश्यूज़ का फ्लूइड मौजूद होता है। तो यहाँ जब असेंडिंग ट्यूब्यूल से जब फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा होगा, कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जा रहा होगा, तो उस वक्त वहाँ से सॉल्ट के जो आयंस हैं वो बाहर निकल आएंगे, सोडियम क्लोराइड के आयंस बाहर निकल आएंगे। वही आयंस जो है इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जैसे जैसे उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो ऑटोमेटिकली वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। असेंडिंग ट्यूब्यूल से सॉल्ट बाहर निकला है, सॉल्ट बाहर निकलने की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर उसकी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, वो हाइपरटोनिक हो गया है, जिसकी वजह से डिसेंडिंग ट्यूब्यूल से भी वाटर बाहर निकलेगा। और नेक्स्ट जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उससे भी वाटर बाहर निकलेगा। जब हम देख सकते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल जो है उससे सेलेक्टिवली सेक्रीट होगा और रीअब्जॉर्प्शन होगी डिफरेंट आयंस की, और ब्लड की पीएच को मेंटेन रखा जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस किया जाएगा। ये लास्ट वाला जो डिस्टल ट्यूब्यूल है ये हर तरह के मटेरियल की रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है, वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाल देता है या ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड के अंदर चला जाता है मटेरियल, और यहाँ से आगे सिर्फ यूरिन जो है वो पुट किया जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अगर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर फिर भी वाटर और सॉल्ट ज़्यादा जा रहे हों तो यहाँ पर हार्मोनल एक्शन होता है, हार्मोन जो है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यहाँ पर एक्शन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, वाटर बाहर निकल जाता है फिल्ट्रेट से,
और वाटर जो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन हार्मोन अगर एक्शन करे तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन के एक्शन की वजह से वहाँ से सॉल्ट भी रिमूव हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो वापस बाहर आ जाएगा, फिल्ट्रेट से निकलकर बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। इस तरीके से उस फिल्ट्रेट के अंदर अब सिर्फ वाटर रह गया है और यूरिया रह गया है, जो यूरिन बनकर आगे चला जाएगा और हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, जहाँ से हम उसे बॉडी से आउट कर देंगे। तो ये तो था जी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और उसके अंदर फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। इसके कुछ और ऑस्मोटिक जो रेगुलेशन है, इसकी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।